आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा प्रदेश से। 29 मार्च 2025 से इस कहानी की शुरुआत होती है। भिवानी नाम का एक जगह हरियाणा में ही पड़ता है और यहाँ पे एक पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होती है, सर्कुलेट की जाती है, जिसमें एक लाश जिसके हाथ पे प्रवीण लिखा हुआ था वो सभी के पास भेजा जाता है। जब ये लाश की पिक्चर सर्कुलेट सोशल मीडिया पे होती है तो ये बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और ये एक ऐसी लाश थी जो आधी सड़ी थी, आधी अच्छी थी, लेकिन उसके हाथ पे केवल प्रवीण लिखा था और ये एक लावारिस लाश थी, जिसकी वजह से लोग इसे काफी ज्यादा आगे भेज भी रहे थे। इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के बाद लगभग एक दिन के बाद इस लाश की शिनाख्त होती है और कहानी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और इस चैनल पे मैं आपको ऐसी ही ट्रू स्टोरीज सुनाती हूँ। आज की जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक सत्य घटना पे आधारित कहानी। जब पुलिस को ये लाश मिली थी जिसके हाथ पे टैटू था जो कि प्रवीण नाम का था, तो पुलिस के पास इसके अलावा और कोई क्लू नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस ने ये पिक्चर जो है खींचकर सर्कुलेट किया था तमाम लोकल्स के पास। उसके बाद ये धीरे धीरे शेयर होता होता तमाम सोशल मीडिया पे वायरल काफी तेजी से होने वाला पिक्चर हो गया था। इस इंसान की शिनाख्त इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये बिल्कुल सड़ी सी अवस्था में थी। अंदाजा लगाया जा रहा था पोस्टमार्टम से कि लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं इसको डेथ किए हुए, और डेथ होने की जो वजह है या तो दम घुटने से हुई है या किसी ने गला दबाकर इसकी हत्या की है और इसके बाद इसके लाश को एक टैंक, सेफ्टी टैंक में फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से ये लाश सड़ने लगी थी। अब जब लाश के बारे में लोकल्स को पता चलता है, बदबू आती है, इस लाश को सेफ्टी टैंक से निकाला जाता है, तब पता चलता है ये एक आदमी की लाश है जो कि महज 35 वर्ष के आसपास का हो सकता है। अब जब ये पिक्चर पुलिस सर्कुलेट करती है, तमाम नजदीकी पुलिस थाने पे भेजती है, उसके बाद लोकल लोगों के पास ये जब फोटो पहुंचता है तो फोटो वायरल होने के लगभग 24 घंटे के बाद 2 लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और ये 2 लोग जो थे उनका नाम था संदीप और दूसरे का था सुभाष। संदीप सुभाष जब थाने पे पहुंचते हैं तो बताते हैं कि मेरा बेटा लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं लापता है और वो मिल नहीं पा रहा है, और जो फोटो तमाम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो वायरल हुए हैं, जो आप सभी के द्वारा सर्कुलेट किए गए हैं, उसमें जो लड़का है जिसके हाथ पे प्रवीण लिखा हुआ है वो हो सकता है मेरा ही बेटा हो, क्योंकि उसका नाम भी प्रवीण ही था। इसके बाद पुलिस की जो टीम होती है भिवानी की, वो तुरंत ही इन दोनों को लेकर के संदीप को और साथ ही सुभाष जी को लेकर चली जाती है मॉर्चरी रूम। वहां पे जब डेड बॉडी को देखा जाता है और परिवार के ये 2 लोग जो आए थे प्रवीण के, वो जब देखते हैं, जो कि एक भाई था और एक पिता था, दोनों ही लाश की स्थिति देखने के बाद और टैटू देखने के बाद उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं जी हाँ, ये हमारा ही बेटा है। लेकिन इसकी हत्या कैसे हुई, ये ओल्ड बस स्टैंड भिवानी के सेफ्टी टैंक तक कैसे पहुंच गया, ये एक रहस्य की बात थी। इसके बाद पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और परिवार को उसकी डेड बॉडी प्रवीण की सौंप दी जाती है। उसके बाद उसका क्रियाक्रम हो जाता है। लेकिन इधर परिवार के लोग भी काफी परेशान थे कि उसके बेटे की दुश्मनी किसके साथ थी जिसने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया है। परिवार में एक पिता और 2 अन्य भाई भी थे प्रवीण के। जो छोटा भाई था वो एक ही मकान में प्रवीण के साथ निचले माले पे रहता था और प्रवीण बीच वाले माले पे रहता था, और पिता भी कुछ नौकरी चाकरी करते थे जिसकी वजह से घर से बाहर ही हुआ करते थे। अब इधर प्रवीण की जो पत्नी थी वो रवीना नाम की थी और उसका एक 6 साल का बेटा मोहित था। तमाम कुल इतने ही लोग परिवार में थे, लेकिन परिवार के किसी भी लोग को ये पता नहीं था कि उसकी दुश्मनी या रंजिश किसके साथ है जो कि उसकी हत्या कर सकता है। लिहाजा पुलिस की टीम भी अब हत्या का जो मुकदमा है उसके पहलू पे नजर डालना शुरू करती। पुलिस जब शक के आधार पे तमाम चीजों को खंगाल रही थी तो पता चलता है कि प्रवीण की जो पत्नी है रवीना, उसके साथ उसकी थोड़ी अनबन होती रहती थी। इन दोनों की शादी 11 अप्रैल 2016 को करवाई गई थी और दोनों के ही बीच में जब शादी हुई थी तब संबंध अच्छे थे। उसके बाद कुछ समय के बाद इनका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद भी ये जो रवीना थी वो बहुत ही अच्छे से प्रवीण के साथ घर में रहा करती थी। प्रवीण ऑटो चालक था तो वो अपनी ऑटो चला करके रोज जितने पैसे आते थे वो घर में दिया करता था और इन पैसों से ही परिवार का पालन पोषण होता था।
लेकिन धीरे धीरे जो रवीना थी उसका जो शौक था वो सोशल मीडिया को लेकर के काफी बढ़ चला था। काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स उसने बनाए थे, जैसे इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी, टिकटॉक बनाई थी, और वो उसे भी कुछ करने का मन करता था घर बैठे, जिस वजह से वो रील बनाना शुरू कर देती है। जब वो रील बनाने लगती है तो जो लिपसिंग होती है, सॉन्ग होते हैं, उस पे वो कभी डांस करती है, कभी रील बनाकर हंसती है, मुस्कुराती है, तैयार होती है। और ये जब रील धीरे धीरे वायरल होने लगते हैं, जो उसके घर के आसपास के लोग तक ये रील की बात पहुंचती है, तब कई बार प्रवीण के कान को भी भरा जाता है। पड़ोसियों के द्वारा हंसी ठिठोली की जाती है कि इसकी पत्नी तो सोशल मीडिया पे डांस करती है, नाचती है, गाना गाती है, और इस चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। पुलिस थोड़ी और ज्यादा छानबीन करती है तो पता चलता है कि 2015 में रवीना ने 10th पास किया था, और वो रेवाड़ी एक जगह है जो कि हरियाणा में ही पड़ता है। रेवाड़ी पोसाले की रहने वाली है, तहसील उसका जूड़ी लगता है, और यहाँ से उसने 10th का एग्जाम दिया था। उसके बाद उसकी शादी प्रवीण के साथ कराई गई थी। शादी के बाद फिर उसने 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद उसने ITI में जाकर के सिलाई और कढ़ाई का कोर्स भी किया, जो कि प्रवीण ने ही करवाया था। और जब प्रवीण को उसके सोशल मीडिया के बारे में, उसके रील्स के बारे में पड़ोसियों से पता लगता है, तब वो काफी गुस्सा करता है। इन बातों को लेकर के दोनों में काफी बार बहस होते हैं, झगड़े होते हैं, और प्रवीण की पत्नी जो है वो बिल्कुल नहीं मानती है। वो रील बनाती रहती है और उसकी बातें बिल्कुल नजरअंदाज करती रहती है। इस चक्कर में कई बार उसकी पत्नी गुस्सा होकर अपने घर भी चली गई थी। कई कई महीने वो अपने मायके में बिताती थी, फिर वो वापस आती थी, और फिर झगड़ा ऐसे ही होता रहता था। लेकिन इसे एक आम पति पत्नी के झगड़े के नजरिए से ही पुलिस देख रही थी, और इधर जो प्रवीण के घर वाले थे, उसके पिता, उसके भाई, अब ये सोचने पे मजबूर थे कि पत्नी तो इतना बड़ा काम नहीं करेगी, और झगड़े का मुद्दा भी बहुत छोटा सा था, तब इसकी हत्या की तो की किसने है। और इधर जितने पड़ोसी थे उससे भी परिवार वाले पूछताछ करना, अपने लिहाज से जितना वो कर सकते थे वो भी अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं, छानबीन। और इस चक्कर में वो पड़ोसियों के घर घर जाकर पूछताछ करते थे, उनके CCTV कैमरों को चेक करने की कोशिश करते थे, और इधर पुलिस भी अपने हिसाब से जो ये मर्डर मिस्ट्री है उसको सुलझाने का काम कर रही। 26 और 25 मार्च की CCTV फुटेज जब उसके पिता और उसके भाई संदीप और सुभाष कैमरे के फुटेज खंगाल रहे थे, एक पड़ोसी के द्वारा जब उनके घर में कैमरे लगे थे और उसके फुटेज को खंगाला गया, तो 25-26 मार्च के दरमियान 12:30 बजे के आसपास जो प्रवीण का घर है उस तरफ से बाइक पे सवार रवीना एक अन्य शख्स के साथ और बीच में एक कपड़े की गठरी लिए हुए बैठी हुई और जाती हुई दिखाई देती है, और ये काफी संदेहास्पद तरीके से जाती रहती है। और रात के 12:30 बज रहे थे तो सुनसान भी था। इस लिहाज से जो पिता होते हैं, यानी कि जो रवीना का ससुर होता है और जो उसके देवर होते हैं, वो दोनों शक करते हैं रवीना पे, और इधर पुलिस के पास जाकर पुलिस की टीम को वो CCTV फुटेज दिखाई जाती है, और इसमें शक जताते हैं दोनों कि ये जो लड़की है, ये जो औरत दिखाई दे रही है, ये उनकी बहू रवीना ही है। इसके बाद रवीना को ढूंढा जाता है। इधर रवीना अपने मायके चली गई थी तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर रवीना को ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, उसे सख्ती से पूछताछ जब की जाती है तब सारी पहेली एक एक करके खुलती चली जाती है। पहले तो वो वीडियो को नकारती रहती है, लेकिन फिर जब पुलिस सख्ती पे आती है तब वो इस बात को नकार नहीं पाती है कि वो उस CCTV फुटेज में नहीं है। रवीना बताती है कि इस CCTV फुटेज में वही है। उसके प्रवीण के साथ बहुत सालों से, यूं कह ले लगभग 1-1.5 साल से झगड़े लड़ाई चलते आ रहे थे। दोनों के बीच में जो संबंध थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। रवीना को रील बनाना पसंद था और वो अपने आप की एक पहचान सोशल मीडिया पे बनाना चाहती थी, लेकिन जो प्रवीण उसका पति था वो बस इतना ही कहता था कि तुम गानों पे डांस मत किया करो, रील मत बनाया करो, जितने पैसे मैं लेकर के आता हूँ वो जीने के लिए, हमारे घर चलाने के लिए घर खर्च पर्याप्त है। अगर तुम कुछ करना भी चाहती हो तो तुम सिलाई कढ़ाई करो, जो तुम्हें सिखाया है मैंने पैसे देकर, जिसकी पढ़ाई तुम्हें करवाई है ITI की, वो करो। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी और इस वजह से वो कई बार अपने मायके चली जाती थी, फिर वो आती थी, फिर वो मायके चली गई थी, और ऐसा ही उसने आखिरी के कुछ समय में भी किया।
लिहाजा रील बनाने के वक्त में उसकी एक पहचान हुई थी लड़के के साथ, जो कि जनवरी 2024 के आसपास ही हुई थी। ये जो लड़का था ये हिसार के हांसी का रहने वाला था और इसका नाम था प्रेम नागर। प्रेम नागर भी सोशल मीडिया पे काम किया करता था, वो भी ऐसे ही वीडियोस बनाता था, इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करता था। उसके परिवार में जो पिता थे वो रेलवे अधिकारी थे, रेलवे में काम किया करते थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो परिवार खर्च इतना नहीं निकाल पाता था, जिसकी वजह से इस लड़के के यानी कि प्रेम के पिता ही उसका घर खर्च चलाते थे। प्रेम की एक पत्नी थी, उसका एक बेटा था, एक बेटी थी, लेकिन वो रील बनाने का इतना आदी था कि वो बस सोशल मीडिया पे ही टाइम बिताया करता था और किसी भी चीज में वो मन नहीं लगाता था, यानी उसकी कोई इनकम खास थी नहीं। 5 बहनों में वो इकलौता भाई होने की वजह से बचपन से ही काफी मनमानी करता था, उसके सारे शौक को पूरे किए जाते थे और जिस वजह से वो जब अपने परिवार का खर्चा नहीं उठाता था, इस वजह से भी किसी से उसकी कोई अनबन नहीं होती थी, उसकी पत्नी भी उसको कुछ बोल नहीं पाती थी। इधर ससुर ने भी उसकी जॉब रेलवे में लगाने की कोशिश की। 2 साल के लिए वो रेलवे में जॉब भी करता है, फिर वो जॉब रिजाइन कर देता है और रील बनाना शुरू कर देता है। अब इस रील बनाने के ही दौरान उसकी जो है एक वीडियो पे नजर पड़ती है जो कि रवीना की थी और ये इंस्टाग्राम के थ्रू ही दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। रवीना अपने पति के बारे में बताती थी कि पति उसे रील बनाने से रोकता है और इधर जो प्रेम था जिसकी शादी 2016 में हुई थी, लेकिन वो कमाता नहीं था इतना, बस रील बनाता था, जिस वजह से दोनों की मुलाकात जो थी वो दोस्ती में बदलती है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की जो भी बातें हैं वो शेयर करने लगते हैं। रवीना अपने पति के बारे में बताती थी और प्रेम जो था वो अपने ही बारे में बताता था, वो अपने शौक को जताता था और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों की मुलाकात होने लग जाती है और दोनों ही दोस्ती से अब प्यार की सीमा को पार कर चुके थे। इसके बाद अब अनबन जो कि रवीना का अपने पति के साथ था वो ज्यादा हो चुका था। अब इस चक्कर में चूंकि उसे अपना प्रेम संबंध भी बरकरार रखना था, उसे रील भी बनाना था और उसे पति की बात भी नहीं माननी थी, रवीना काफी चिड़चिड़ा जाती है, झुंझला जाती है, अपने पति से बहुत परेशान होने लगती है और उसके साथ ना रहने की अब ठान लेती है। माफ करें, हिसार के हांसी के प्रेम नगर का रहने वाला सुभाष नागर नाम का ये लड़का था, जिसने सोशल मीडिया पे रवीना से जो है बातें शुरू की थी, उसके बाद उसको अपने झांसे में फंसाया और दोस्ती की, फिर प्यार में इन दोनों का संबंध जो है वो बदल चुका था। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे से मिलने लगे और इसके बाद उनके संबंध भी बनने लगे और इस लिहाज से जो रवीना थी वो अपने पति से अलग होती चली गई। 23 मार्च 2025 को रवीना अपने पति से झगड़ा करके मायके चली जाती है। जब वो मायके जाती है बहुत ज्यादा उदास होती है, फिर राघव उसे कॉल करता है और फिर उसकी उदासी का कारण पूछता है। वो फिर अपने पति का बहाना बनाती है और कहती है उसके पति से लड़ाई हो गई है। इसके बाद रवीना रोने धोने लगती है और इधर जो राघव था उसे भी रवीना से मिलने में दिक्कतें हो रही थी। लिहाजा इन दोनों ने प्लानिंग किया कि अब जो प्रवीण है उसे रास्ते से हटाना होगा और इस प्लानिंग की जो पूरी साजिश थी वो रची जाती है 25 मार्च को। 25 मार्च को रवीना अपने मायके से ससुराल आ जाती है और आने के बाद नीचे के माले पे जो देवर देवरानी रहते थे वो ज्यादा मतलब रखते नहीं थे प्रवीण से, रवीना से। इस लिहाज से वो जब मायके से वापस आती है तब अपने पति का इंतजार करती है। जैसे ही उसका पति घर पे आता है उसको खाना पीना खिलाती है। आराम से जब वो सोने चला जाता है 12:30 बजे के पहले ही बाइक से एक लड़का आता है रवीना के घर। ये वही लड़का था जिसका नाम था सुरेश राघव। सुरेश राघव आता है, बाइक रुकती है, आवाज आती है और इधर उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसका प्रेमी आ चुका है। जो प्रवीण था उसे कुछ समझ नहीं आता है, इस वजह से वो नींद से उठ जाता है और देखने की कोशिश करता है कि कौन आया है इतनी रात को बाइक से। इधर रवीना बिल्कुल तैयारी में रहती है, अपने दुपट्टे को निकालती है और जल्दी से उसके गले में फंदा डाल करके खींचना शुरू कर देती है। इधर जो उसका पति था प्रवीण वो छटपटाने लगता है क्योंकि वह आध कच्ची नींद में भी था और इधर उसे पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी अपने ही पति की जान लेने के लिए मायके से वापस आई है। नीचे के महले पे जो देवर देवरानी रहते थे उन्हें भी कुछ भनक नहीं होता है। ससुर घर पे थे नहीं, काम की वजह से बाहर गए हुए थे, लिहाजा किसी को शक नहीं होता है। इधर प्रेमी राघव भी रूम के अंदर आता है क्योंकि कमरे का जो दरवाजा था वो पहले से खुला था और जो
ऊपर जाने का, ऊपर महले पे जाने का जो रास्ता था वो बाहर से था। इसके बाद दोनों मिल करके प्रवीण की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लगभग 12:30 बजे के दरमियान ये दोनों ही एक चादर में प्रवीण की लाश को ठूंस कर पैक कर देते हैं। इसके बाद रवीना और जो राघव होता है, ये दोनों ही इस लाश को नीचे लेकर के आते हैं और गाड़ी पे बीच में रख करके पीछे रवीना बैठ जाती है। बाद राघव और रवीना दोनों ही इस लाश को लेकर के निकलते हैं और लगभग कुछ ही दूरी पे चले जाते हैं जहां पे रोड का ड्रेन होता है और ये ओल्ड बस स्टैंड की तरफ होता है। वहां जाकर सेफ्टी टैंक में उस लाश को रख दिया जाता है ढक्कन हटाने के बाद, ताकि ये लाश सड़ जाए। उसके बाद इसे ठिकाने और किस तरह से लगाया जाए इसकी ये दोनों प्लानिंग कर सकें। लेकिन इधर लाश सड़ती तो है, लेकिन लोगों को इतनी बदबू आती है कि लोगों का नजर इस लाश पे जाकर पड़ता है। सेफ्टी टैंक का ढक्कन हटाया जाता है, लाश बरामद की जाती है और इस तरह से विनोद के मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है। इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच।